हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज के इस वीडियो में बी ऑनर्स हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है कल हिंदी कहानी का, उस पर डिस्कशन करेंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। ठीक है, आपका ये पेपर टोटल 90 मार्क्स का होता है, जिसमें से ही आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला होता है, जो कि आपका 27 मार्क्स का होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको हम देखेंगे। गाइस, हमारा ये जो चैनल है कृपया प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने टीवी के सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी कहानी से रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि कल एग्ज़ाम में आएंगे, उसका डिस्कशन हम करेंगे। हिंदी कहानी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हमारी 3 कहानियाँ लगी हुई हैं, उसका हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कल के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिनमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपका 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला होता है। देन सेकंड से लेके आपके फोर्थ क्वेश्चन तक 17 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 17 मार्क्स का है, जो कि हमारा उसने कहा था कहानी से है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसने कहा था कहानी या तीसरी कसम नामक कहानी जो है ना, उसकी मूल संवेदना है। ये दोनों आप तैयार कर लेनी है आपको। इनमें से किसी न किसी की मूल संवेदना ज़रूर एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, और कहानी के तत्वों से संबंधित हमने हमारा फर्स्ट वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था, और उसमें मैंने बताया भी था कि आपको तत्वों के आधार पर किसी कहानी की तात्विक समीक्षा कैसे करनी है, जो कि उपन्यास के भी तत्व होते हैं। और मैंने बोला था कि ये जो चीज़ है आपकी फोर्थ सेमेस्टर में भी ज़रूर काम आएगी, तो आपने उसको ज़रूर देखा होगा और आपने ज़रूर सीख लिया होगा उससे। ठीक है, तो इसमें हमारी 2 कहानियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार जिसमें तत्वों के आधार पर समीक्षा पूछी जा सकती है। एक तो उसने कहा था नामक कहानी है, और दूसरी हमारी तीसरी कसम नामक कहानी है, जिसकी तत्व के आधार पर समीक्षा करने वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है ना, पंच परमेश्वर नामक कहानी पर आधारित है। और इसका पंच परमेश्वर नामक कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए या इसके शिल्प पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना, दोनों ही टाइप से आपको पूछा जा सकता है, जिसमें शीर्षक की सार्थकता जैसे कि इसका शीर्षक है पंच परमेश्वर, वो कैसे इस पूरी कहानी से रिलेट हो पा रहा है या नहीं, और उससे पूरा रिलेटेड है या नहीं, कि आपको इसमें पूरा बताना। पहले आपको इंट्रोडक्शन में पंच परमेश्वर कहानी के बारे में बताना है, उसके लेखक कौन है, और हो सके तो उनकी 1-2 रचनाएँ भी बता देनी है। देन मेन बॉडी में आपके पंच परमेश्वर कहानी के शीर्षक की सार्थकता को इस प्रकार विश्लेषण किया जा सकता है, लिखना है। देन आपको उसमें से थोड़ी सी उसकी जो समरी या स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, उसको उसमें लिखना है। देन आपको कंक्लूज़न करने से पहले लिख देना है कि इसमें ये हुआ है, ये सारी घटनाएं थी, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंच परमेश्वर नामक कहानी का जो शीर्षक है वो अत्यंत ही उपयुक्त है। क्योंकि अगर इसका नाम अगर कुछ अपने हिसाब से सजेस्ट भी कर देना है, अगर ये नाम होता तो शायद ये कहानी उतनी रेलिवेंट नहीं होती, और इसको शीर्षक को देखने मात्र से इसका पता नहीं चल पाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिख देनी है। शिल्प में आपकी भाषा लिखनी है, शैली कैसी है, लेखक ने जिस अंदाज से उसको प्रस्तुत किया है वो कैसा है, और हिंदी साहित्य में अगर आप किसी से तुलना करोगे तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, चीफ की दावत नामक कहानी से है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, चीफ की दावत नामक कहानी आधुनिक सामाजिक मूल्यों
में संक्रमण से उपजी मानसिकता की कहानी है, इस पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना है, पहले इंट्रोडक्शन में जीव की दावत नामक कहानी के बारे में बताना है। देन सामाजिक मूल्य क्या होते हैं आप इसको भी बता सकते हैं। और इसमें मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें बताया गया है कि कैसे मतलब जो था श्यामनाथ और उसकी वाइफ जो थी उनकी थिंकिंग कैसे मतलब मॉडर्न एज की थी, मतलब वो कैसे आज की एज में मतलब चेंज हो गए थे। और जो पुरानी चीज़ें थी उनको बहुत ज़्यादा बेकार मानते थे, यहाँ तक कि जो पर्सनल रिलेशंस होते थे मतलब वो सेल्फिशनेस का कह सकते हैं उसको उनका। ठीक है, जो उनकी माँ थी जिनको उन्होंने मतलब पाल पोस के बड़ा किया, उसको भी वो मतलब वो पुराना समझने लगे थे। तो यही चीज़ें हमें बतानी है कि कैसे वो मॉडर्न एज में ढलकर अपने जो पारिवारिक मूल्य हैं उनको भूल गए थे। ठीक है, पारिवारिक मूल्य कह सकते हैं, सामाजिक मूल्य कह सकते हैं, दोनों ही सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसमें यही बताना है हमें। और लास्ट में आपको कंक्लूज़न अच्छे से लिखना है। और आपको जो क्वेश्चन इनमें से मतलब बहुत अच्छे से आता हो उस क्वेश्चन को फर्स्ट मतलब सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ताकि आपका जो इम्प्रेशन रहता है ना वो थोड़ा सा अच्छा रहे। ठीक है, उसके बाद आप अच्छे से लिखें। देन आपका जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको भी आप अच्छे से लगभग 3-4 पेजेस में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। इसमें शॉर्ट नोट्स आपके 2 पूछे जाएंगे जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, और इसके बाद हम अपना 5th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा आज 5th वाला क्वेश्चन जो है ना वारिस कहानी है। ठीक है, तो एक चरित्र चित्रण वाला क्वेश्चन भी ज़रूर आता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन बनेगा, वारिस कहानी के आधार पर जो इनके प्रमुख पात्र मास्टर जी उनका चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर इस क्वेश्चन को इसकी सार के माध्यम से भी पूछा जा सकता है कि वारिस कहानी का सार लिखिए। ये क्वेश्चन देखो ना, का सार वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, ये ऐसे मतलब सार के रूप में पूछा जा सकता है, प्रतिपाद्य के रूप में पूछा जा सकता है, कथ्य के रूप में पूछा जा सकता है, मूल संवेदना के रूप में पूछा जा सकता है। इसमें आपको सारी चीज़ें मतलब जो है ना सभी सेम ही है। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन में जो कहानी पूछी जाती है, जैसे वारिस कहानी पूछी जाती है तो उसके बारे में लिखना है। देन आपको उसकी शॉर्ट स्टोरी लिख देनी है। देन आपको कंक्लूड करना है, मतलब डायरेक्टली ओनली जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वही नहीं लिखना है। अगर आप रिविलेंट करेंगे, किसी से तुलना करेंगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अपना 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 6 वाला क्वेश्चन जो है ना दोपहर का भोजन नामक कहानी से है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि दोपहर का भोजन नामक कहानी के कथ्य को उद्घाटित कीजिए। या फिर इसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि दोपहर का भोजन नामक कहानी का सार लिखिए। तो ये जो हमने चीज़ देखी थी वही सेम ही है। ठीक है, तो आप इसे भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। वैसे भी आपने अपनी पढ़ाई तो कर ली होगी, एक बार इन क्वेश्चन को देख लीजिए। जैसे मैंने बताया उस टाइप से आप आंसर्स को लिखेंगे तो ज़रूर आपके मतलब जो मार्क्स हैं वो ज़रूर अच्छे आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपना लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 7th। नहीं, हाँ ये बार एक और क्वेश्चन मतलब हमारा पूछा जा सकता है वापसी नामक कहानी से कि पारिवारिक मूल्यों के विघटन के रूप में वापसी कहानी की समीक्षा कीजिए या वापसी कहानी के कथ्य को उद्घाटित कीजिए। ठीक है, वापसी कहानी से ये पूछा जा सकता है कि कैसे पारिवारिक मूल्यों के विघटन के रूप में वापसी कहानी कैसे कैसे जो उस कहानी के प्रमुख पात्र हैं गजाधर बाबू, कैसे वो अपने फैमिली वालों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए उनका जब रिटायरमेंट हो जाता है तो वो अपने घर वालों के पास जाते हैं, लेकिन कैसे घर वाले उनके साथ अजीब टाइप का बिहेव करते हैं। देन उनको एक छोटे से रूम में रखा जाता है। देन फिर वो इन सब चीज़ों से परेशान होकर मतलब अपने आप में मतलब पता नहीं कुछ हो जाता है उनको, तो वापस छोड़ छाड़ के अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं। तो यही बताना है हमें कि कैसे मतलब आजकल लोग कितने ज़्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं कि पारिवारिक मूल्यों को भी भूलते जा रहे हैं। जैसा कि हमारा उस कहानी में था चिप की दावत वाला गाने में, हम इन दोनों की तुलना भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको व्याख्या में जो सप्रसंग व्याख्या के लिए आते हैं ना, जिसमें से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसमें से जो व्याख्या के लिए आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं उसमें से अगर आपको कोई मतलब जैसे कि क्वाइट याद ना हो तो उसमें से भी देख के आप कुछ कुछ चीज़ें इन कहानियों से जुड़ती हुई मतलब पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा सा आप कोट कर सकते हैं बीच में आंसर के, जिससे आप उनको मतलब जो कॉपी चेक करने वाला रहता है उसको लगे कि हाँ बच्चे ने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है। साथ ही आप कुछ चीज़ें अपने हिसाब से भी याद करके ज़रूर जाए जो कि आप वहाँ पे लिखेंगे। तो अगर 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप नहीं लिखते हैं
और अच्छा आंसर भी लिखते हैं तो आपके लगभग 13-14 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर आप अच्छे से आंसर लिखेंगे, कोड करेंगे, ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेनों का यूज़ करेंगे तो ज़रूर आपके 15-16 मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद हम अपना लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि शॉर्ट नोट्स वाला आता है। ठीक है, तो इस वाले पेपर में हमारे 20 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट्स होता है, मतलब कोई 4 आते हैं जिनमें से हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन भी लगभग 2 से 3 पेजेस में ज़रूर लिखना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो इनमें से हमारा ये शॉर्ट नोट्स वाला है। ठीक है, जो कि हमारा 20 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से हमारा पहला है जुम्मन शेख का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर हमारा सिद्धेश्वरी देवी का चरित्र चित्रण कीजिए, या जो गाइडवन हीरामन है उसका चरित्र चित्रण कीजिए। इन तीनों में से किसी भी एक का ज़रूर पूछा जा सकता है। चरित्र चित्रण में कुछ नहीं करना है, जो कहानी हमने पढ़ी है उनमें उनकी क्या विशेषता है, जैसे कि ईमानदारी हो गया, सहिष्णुता हो गया, कर्तव्य निष्ठा हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ना हमें उसमें से देख के पॉइंट आउट कर लेनी है। फिर जो आपको कहानी की स्टोरी याद है ना उसके बेसिस पे लिख देना है कि हमने हमने ये चीज़ें देखी थी। देन कुछ चीज़ें छोटे छोटे पैराग्राफ्स जो है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स में कोर्स भी कर देना है नीचे ताकि आपका आंसर जो है ना और भी ज़्यादा बेटर हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा है शॉर्ट नोट्स के लिए, तीसरी कसम नामक कहानी जो है ना उसकी भाषा शैली पर विचार कीजिए या उसमें निहित प्रेम पर का स्वरूप जो है ना उसको स्पष्ट कीजिए। भाषा शैली में हमें ये बताना है कि लेखक ने किस प्रकार से भाषा शैली का प्रयोग किया, उसकी काव्य कला किस प्रकार से। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना आप अगर तैयार करोगे तो आपका ये वो जो व्याख्या संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम अपना थर्ड वाला देख लेते हैं जो कि हमारा घुसपैठिया नामक कहानी से। ठीक है, तो इसमें हमारा पूछा जा सकता है कि घुसपैठिया नामक कहानी के शिल्प पर विचार कीजिए या उसका मूल भाव लिखिए। शिल्प में आपको ये लिखना है भाषा शैली के बारे में, और मूल भाव में जो हमारा प्रतिपाद्य सार या सारांश या ये जो होता है ना ये सारी चीज़ें ही इसमें लिखनी, मतलब स्टोरी तो आपने पढ़ी है, ज़रूर याद होगी। और उसे शिल्प के माध्यम से बताना, तो शिल्प में आप कभी स्टोरी लिख के मत आना, उसमें बताना है कि लेखक ने किन शब्दों का प्रयोग किया है, विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है या नहीं, और किस प्रकार से उन्होंने मुहावरों लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया है, किस प्रकार से उन्होंने सहज या सरल शैली में प्रयोग मतलब उनकी कहानी की रचना की है या थोड़ी सी कठिन हो गई है। क्योंकि अगर कोई भी रचना एकदम सहज एवं सरल शैली में लिखी जाती है ना तो क्या होता है कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर उसे पढ़ता है तो उसे आसानी से समझ में आ जाती है। कुछ कहानी या नॉवेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम पढ़ते तो हैं लेकिन उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उसकी भाषा शैली कुछ इस प्रकार से जटिल होती है जिसके कारण उसमें समझने में कठिनाई होती है। तो यही सारी चीज़ें हमें बताना, हम जैसे हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ये जो शिल्प या भाषा शैली या काव्य कला वाले जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें स्टोरी लिख के आ जाते हैं तो फिर उसमें आपको उतने अच्छे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। वो और जो टीचर्स रहते हैं ना उनको सालों हो जाते हैं पढ़ाते हो तो इतना तो उन्हें नॉलेज हो ही जाता है कि वो बच्चे का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है ना उसको देख के ही उन्हें पता चल जाता है कि बच्चे ने पूरा सिलेबस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी और फर्स्ट क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। ठीक है, और पूरे पेपर्स में अच्छे से आंसर्स लिखना है, ऐसे नहीं कि टाइम पास करना है। ठीक है, तो अच्छे आंसर्स के लिए आपको ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कि आप दोनों पेनों का यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ों को, जैसे कहानी हो गया, कहानी के नाम हो गया, जो हमारी डेट्स वगैरह रहती हैं उनको अच्छे से हाईलाइट करके लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन फ्यूचर भी अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या सिविल सर्विसेज स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक अच्छा आंसर ऐसे ही लिखा जा सकता है। इसमें शॉर्ट नोट्स हमारे 2 आते हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के 2 शॉर्ट नोट्स आएंगे आपके इसमें। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है, अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद हमारा पूछा जा सकता है पंच परमेश्वर या वापसी कहानी से। ठीक है, पंच परमेश्वर कहानी का शिल्प पूछा जा सकता है या वापसी कहानी का शिल्प पूछा जा सकता है। शिल्प में वही भाषा शैली ही बतानी है आपको। ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन में कहानी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूर लिख देनी है, डेट मेंशन कर देनी है। जिस भी राइटर की कहानी हो उनकी कुछ अन्य रचनाओं के नाम अगर आपको याद है तो वो भी लिख देना है। अगर आपको कहीं पर लगे जैसे कि वो पारिवारिक मूल्य और सामाजिक मूल्य से संबंधित जो हमारा क्वेश्चन था उसमें आप जो करंट में जो देख रहे हो उसे रिलेट करते हुए ये भी बता सकते हैं कि
हाँ, ये चीज़ें हमें वर्तमान में भी देखने को मिल रही हैं। जैसे कि ये हमारा वापसी कहानी हो गया। वापसी कहानी के में भी आप प्रासंगिकता लिख सकते हैं कि हाँ, मतलब पूरी आपका पहले इंट्रो लिखना है, मेन बॉडी लिखनी है, देन कंक्लूड करने से पहले आपको ये चीज़ भी ज़रूर लिख देनी है कि उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम ये पाते हैं कि ये जो चीज़ें मतलब जिस भी राइटर ने उनकी जो एज में लिखी थी कहानी, वो आज के युग में भी अत्यंत ही प्रासंगिक बनी हुई है। क्योंकि आज के युग में भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे फैमिलीज़ में, न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन में, टीवी चैनल्स में और सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें हमें रोज़ देखने को मिलती है कि ये घटनाएं हमारे सामने हमारी सोसाइटी में घटित हो रही है। तो आप उसको रिलेवेंट करके लिखोगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन इसी से संबंधित है। ये था हमारा हाँ, चीफ़ की दावत नामक कहानी से। ठीक है, ये हमारा था कि चीफ़ की दावत नामक कहानी आधुनिक सामाजिक मूल्यों में से संक्रमण में उपजी मानसिकता की कहानी है। आधुनिक सामाजिक मूल्य जो है ना, उसे कैसे मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है उसको फैमिली में फॉलो किया जाने लगा है। मतलब सारी चीज़ों को लेके पता नहीं क्या क्या होने लगता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें बतानी है कि मतलब ये सारी चीज़ें हमें मॉडर्न एज में भी देखने को मिलती है। आज भी टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स वगैरह में सारी चीज़ें हमें उसको रिलेवेंट करके लिखोगे तो आपका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग भी हो जाएगा, पेजेस भी ज़्यादा भर जाएंगे, आंसर्स भी अच्छा हो जाएगा और टीचर्स को ये भी पता चलेगा कि बच्चे ने ओनली सिलेबस नहीं पढ़ा है, वो करेंट में क्या चीज़ें हो रही है वो भी उसके बारे में भी उसको ज़रूर पता है। और अगर आप किसी और रचनाकार की किसी और रचना, कहानी, उपन्यास आदि से उसकी तुलना करते हैं तो उससे भी यही पता चलता है कि सिर्फ बच्चा सिलेबस नहीं पढ़ रहा है, बाकी चीज़ें भी उसके समझ के अंदर ही हैं। ठीक है, सभी समझ में आता है उसको। अब हमने तो ये सारी चीज़ें तो देख ली। ये हमारा हिंदी कहानी वाला पेपर है जो कि हमारा कल होगा। ठीक है, अब इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला होता है, ठीक है, उसको मैंने नहीं बताया तो उसके बारे में मैं ज़रूर बता देता हूँ। जैसे कि हमारा कोई पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, तो उसमें से मतलब और में जो रहता है ना, तो उनमें से कोई सा एक करना है। ठीक है, दोनों नहीं करना। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे दोनों अटेम्प्ट करके आ जाते हैं और एक को छोड़ के आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। जैसे कि किसी भी कहानी से हमारा कोई पैराग्राफ पूछा जा रहा है तो पहले जो हमें लिखना है संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ एवं प्रसंग में हमें बताना है कि जैसे कि मान लीजिए हमारी पंच परमेश्वर कहानी या कोई और कहानी आ गई तो हमें ये बताना है कि उपयुक्त हमारा गद्यांश। ठीक है, इस लेखक की, मान लीजिए पंच परमेश्वर मतलब प्रेमचंद जी की कोई कहानी है बूढ़ी की, तो हमें लिखना है कि उपयुक्त गद्यांश हिंदी साहित्य के सर्वविख्यात साहित्यकार या रचनाकार या कहानीकार प्रेमचंद जी की बूढ़ी की नामक कहानी से उद्धृत हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मतलब सामाजिक मूल्यों का विघटन होता जा रहा है, किस प्रकार से अपने निजी स्वार्थ के लिए जो परिवार के जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से अपने माता पिता का अनादर कर रहे हैं, कुछ इस संदर्भ में इस कहानी को मतलब प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये संदर्भ में प्रसंग में लिखना है। व्याख्या करनी है तो आपको जो पैराग्राफ दिया जाता है उस पैराग्राफ से मतलब उस सिर्फ उस पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करनी है, व्याख्या आपको करनी है। संदर्भ प्रसंग वाला क्वेश्चन जो है ना, आपको मैक्सिमम मतलब मिनिमम 3 पेजेस में अटेम्प्ट करना है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में तुम्हारा संदर्भ प्रसंग और व्याख्या हो जाएगी और थर्ड पेजेस में भी थोड़ा जाएगा, देन आपको विशेष लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें 3 पेजेस में करनी है। व्याख्या में सिर्फ हमें जो पैराग्राफ दिया जाता है उसी की व्याख्या नहीं करनी है। वो मॉडर्न एज में किस प्रकार से प्रासंगिक बना हुआ है वो सारी चीज़ें हमें उसमें ज़रूर बतानी है ताकि अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद हम उसमें तुलना भी कर सकते हैं किसी और रचनाकार से या उनकी रचना से, मॉडर्न एज में क्या चल रहा है उससे उसकी तुलना भी कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रासंगिक बना हुआ, ये सारी चीज़ें भी हम उसमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्याख्या वाला क्वेश्चन मतलब जो 3 आएंगे उसमें ये करना है। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है विशेष। तो विशेष में आपको जो पैराग्राफ दिया जा रहा है, ठीक है, उसकी भाषा कैसी है,
सहज है, सरल है, शैली भी सहज है, सरल है। और अगर उसमें से आपको कोई दिख रहा है कि उन्होंने किसी मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग किया है तो उसको भी लिख के उसका एग्जाम्पल जो उसमें से पैराग्राफ में है उसको वहाँ पे ज़रूर नोट कर देना है, ठीक है, हाईलाइट कर देना है। देन अगर आपका उसमें मतलब जैसे कि भाषा हो गया, शैली हो गया, मुहावरे लोकोक्ति हो गया, किसी दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया तो वो लिख देना है। अगर किसी लेखक ने उर्दू, फारसी आदि रचनाओं मतलब भाषाओं के शब्दों को प्रयोग किया तो वो भी उसमें नोट डाउन कर देना है। अगर उन्हीं भाषाओं का थोड़ा थोड़ा प्रयोग किया है तो वो भी लिख देना है। देन उसमें से आपको जो रिलेवेंट लग रहा है प्रासंगिकता वो भी उसमें से बता देनी है। देन अगर आपको उसमें मतलब तुलना ज़रूर करनी है, तुलना करके आप बताओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर कोई और रचना याद आ रही है आपको, किसी और कहानी उपन्यास के बारे में याद आ रहा है तो उसकी भी अगर आपको 1-2 पंक्तियाँ याद है तो तुलना करते टाइम उसको भी ज़रूर वहाँ पे हाईलाइट कर दें ताकि आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारे 27 मार्क्स का होता है, में भी 9 मार्क्स की 3 व्याख्याएँ रहती हैं। आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है, और में होता है तो दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किसी एक ही संदर्भ से व्याख्या करनी है, दोनों नहीं कर देनी है और तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तभी जाके आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। और एक बार फिर बता रहा हूँ, हमारे इस चैनल को जो है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने डी के सारे फ्रेंड्स के साथ। और आपका जो है क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से लिखने हैं। जो क्वेश्चन सबसे अच्छे मतलब बहुत अच्छे से आता है आपको वो पहले अटेम्प्ट करना है, देन आपको अच्छे से लिखने सारे क्वेश्चन तो अच्छे से लिखने हैं। और टाइम जो है ना, टाइम मैनेजमेंट वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा लिखना है, अच्छा लिखना है, बेस्ट लिखना है, दोनों पेन का यूज़ करके लिखना है, चीज़ों को अच्छे से हाईलाइट करना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज़ एग्ज़ाम एंड आई होप कि आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये जो हमने डिस्कशन किया था आज वो हिंदी कहानी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो कल यानी ट्यूसडे को है उसके बारे में था। तो आपसे यही उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप मतलब लाइक शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर करते रहे और अच्छे से प्यार देते रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, इनसे आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम, थैंक यू।